चलो DCT 2 डिस्कस करते हैं, सब लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओ DCT 2 में। जो अच्छा कॉन्सेप्ट लगा उसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, क्वेश्चंस फ्रेम करके, जरा ध्यान देना। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सही है? क्यों सही है? कि अगर हाई टच से एक बॉल है जिसके पास स्पीड u1 है, और राइट से एक बॉल है जिसके पास स्पीड u2 है, मैंने प्रोजेक्ट की, सब लोग ध्यान देंगे इधर। कहाँ जाके गिरेंगी दोनों बॉल? कहीं अलग अलग जगह जाके गिरेंगी, लेकिन दोनों का टाइम क्या होगा? शांत हो जाओ। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? √2h/g। क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? √2h/g। सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। सही है पहले वाले का। दूसरे का, दूसरे का क्या है? चेन्नई। देख लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? सेम आएगा। हॉरिजॉन्टली वाले केस में क्या आता है? सेम आता है। अच्छा, दोनों की रेंज सेम आएगी या अलग अलग आएगी? चलो बताओ, इसकी रेंज कितनी आएगी? ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है u1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है? वाले की रेंज कितनी आएगी? u2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, स्पीड विथ विच बॉल हिट्स ग्राउंड, दोनों में सेम या अलग अलग? अलग अलग क्यों सेम भाई? चलो एक क्वेश्चन कर दो पहले, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लो, पहले ये कर दो, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे इस वाले केस में। एक एरोप्लेन है, मान लो ये रहा, ऐसे ही होता है कुछ बढ़िया बढ़िया। इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, और ये कुछ 180 मीटर ऊपर है। ध्यान देना सब लोग, क्वेश्चन सुन लो, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। एक एरोप्लेन है जो 100 की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। उसने जब यहां पे था, एक पैकेट ड्रॉप किया, बॉम्ब भी होगा और क्या ड्रॉप करे, पैकेट ड्रॉप की, बॉम्ब मान लो, बॉम्ब ड्रॉप करे, तो ये यहीं गिर जाएगा कि नीचे? क्यों? इस पैकेट के पास भी क्या स्पीड होगी? 100। तो ये पैकेट आगे जाके गिरेगा। ये समझ में आया? तो तुम्हें ये बताना है, अगर ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, दूसरा ये बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैकेट बताना है, पैकेट कितना दूर जाके गिरेगा, तीसरा तुम्हें ये बताना है स्पीड विथ विच पैकेट हिट्स द ग्राउंड। कितनी स्पीड से पैकेट ग्राउंड को हिट करेगा, जरा बता दो जल्दी से। गंदा आंसर आएगा ऐसा हो सकता है, अच्छा आएगा नहीं, अच्छा आएगा। हाँ, कोऑर्डिनेट कब बताने? कोऑर्डिनेट जहां बॉम्ब या पैकेट ये गिरेगा।
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, इतनी देर में ये पैकेट नीचे आ जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूले से लगा सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आया √2, h कितना है 180, g कितना है 10, 18 36 हो गया, √36 कितना होता है 6। तो 6 सेकंड में ये पैकेट या बॉम्ब जो भी है ये नीचे गिर जाएगा। कितना टाइम लगा इसको नीचे गिरने में ज़मीन पे, 6 सेकंड। अच्छा 6 सेकंड। इस पैकेट के पास कितनी स्पीड थी जब ये डिटैच हुआ प्लेन से, 100 मीटर पर सेकंड। तो यही तो डिस्टेंस है जो आगे गया है पैकेट। कितनी स्पीड से गया होगा पैकेट आगे, 100 की स्पीड से। तो डिस्टेंस इक्वल टू या फिर रेंज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है पैकेट के आगे की तरफ 100 और टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो कितना दूर जाके गिरेगा पैकेट, 600 मीटर दूर जाके गिरेगा पैकेट। यहाँ तक कोई समस्या, पक्का। अब पैकेट जब जमीन पे गिर रहा है, पैकेट यहाँ हो या यहाँ हो, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल में, हम देख चुके हैं। तो 100 तो 100 ही रहेगी, लेकिन इसके पास नीचे भी एक स्पीड आ जाएगी वर्टिकल। कितनी आ जाएगी, 40 50 60, कितनी 60 आ जाएगी। क्यों, 1 सेकंड में कितनी बढ़ती है 10। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो पूरा 10 करके 6 सेकंड बढ़ाओ, कितनी स्पीड हो जाएगी 60। तो अगर स्पीड पूछेंगे तो स्पीड में 100 या 60 थोड़ी बोल सकते हैं। स्पीड तो रिजल्टेंट होगी, ये होगी स्पीड 100 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। ये केस समझ में आया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा 1 सेकेंड बाद स्पीड पूछी होती पैकेट की तो हम बता देते, यहाँ 100 है, यहाँ पे कितनी हो जाती है एक्स्ट्रा 10। 2 सेकेंड बाद कितनी 20, फिर यहाँ 30, ऐसे ही तो बढ़ती रहती 10 करके। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब लोग जिन्होंने नहीं भी किया है अटेम्प्ट, भूल गए हैं होमवर्क करना, अब देख लो। जब जागो तभी सवेरा। अब ध्यान दो, हटा दूं। देखो क्वेश्चन में ये बोला है, भूल जाओ मत पढ़ो तुम तो क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। एक एरोप्लेन है, उसने कितनी हाइट से पैकेट छोड़ा है 19, बॉम्ब छोड़ा इसने तो 1960, और बॉम्ब के पास स्पीड कितनी होगी 360 किलोमीटर पर आवर। जब वो ए पॉइंट के वर्टिकली अबव, मतलब प्लेन जब एक ए पॉइंट है उसके ऊपर था, कोई भी एक पॉइंट है ए उसके ऊपर था, तब उसने बॉम्ब छोड़ा। तो उन्होंने बोला है कितनी देर में बॉम्ब यहां गिरेगा, उसका क्या लेना देना है इससे। वो तो डायरेक्टली टाइम आ जाएगा ना, √2h/g। कितना होता है ये, कुछ अच्छा नहीं होता कि ये, अरे यार कितना हुआ ये। तो ये तो पागल बनाने के लिए दी हुई है 360, तो स्पीड से क्या लेना देना। हाँ ये हो सकता है कि 9.8 से अच्छा आंसर आ जाए। 2h/g, g 10 ना लेते हुए 9.8 ले लो तो शायद अच्छा बन जाए। ये दुगना लिखा है क्या, 2 लिखा है क्या। हाँ तो ये कितना हो गया 2 सेकंड आ रहा है ये तो। 20 कैसे, 196 है क्या, अरे और गंदा है, 196 भी नहीं है। लो √2 9.8, 9.8 से ये करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, कितने को ना कटेगा बोलो 200 100, तो कितना होता है वो, बॉम्बे आ रहा है। अरे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वहां ये भी सही माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, दिया थोड़ी है जी क्या यूज करना, वहां कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ही आंसर सही माना जाएगा। और दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, 14√2 में और इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर होगा भी। खैर हमें तो ये कॉन्सेप्ट से मतलब है कि जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना है, √2h/g। इस स्पीड का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब बॉम्ब कितनी, प्लेन कितनी स्पीड से जा रहा था,
उसी स्पीड से बॉम्ब गिरा होगा, और बॉम्ब डिटैच हुआ होगा, वही स्पीड होगी बॉम्ब के पास जो प्लेन के पास। लेकिन उस स्पीड का टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या लेना देना? टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। थर्ड, फिर से आ गया बॉम्ब। A bomb is dropped on an enemy post by an aeroplane flying in the horizontal velocity and at a height. कितना ऊपर उड़ रहा है प्लेन? 400। पाकिस्तान निपटाएंगे आज। 490। स्पीड कितनी है प्लेन ने जो ड्रॉप किया? स्पीड है, ध्यान देना, मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में? 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार द एयरप्लेन मस्ट बी फ्रॉम एनिमी पोस्ट एट टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द आर्म सो दैट इट मे हिट डायरेक्टली। मतलब कितना दूर से निशाना लगाया जाए कि पाकिस्तान निपट जाए, ऐसा। अच्छा, पहले तो हम समय निकाल लें कितनी देर में निपटेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? h/g। ये कितना ले लूं? 9.8 ले लूं क्या? नाइन 9.8 ले लो, तो 2 से काटा तो ये कितना हो जाएगा? 4.9। 4.9 से काटोगे तो ये 100 हो जाएगा। √100 कितना होता है? मतलब 10 सेकंड में बॉम्ब नीचे गिर जाएगा। तो 10 सेकंड में इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से गया 3, 6 से गया 10, कितना आ गया ये? 50/3 मीटर पर सेकंड। तो कितना आगे जाके गिरेगा? डिस्टेंस इक्वल टू या रेंज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना आया? मतलब जब पाकिस्तान से 500/3 मीटर दूर हो प्लेन, तब बॉम्ब ड्रॉप कर दो, निपट लेगा। लॉजिक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो लोग भी यही कैलकुलेट करते होंगे, और क्या अलग कैलकुलेट करते होंगे? प्लेन में बैठे बैठे यही कैलकुलेट करेंगे, और क्या करेंगे? जेट में बैठे बैठे। हाँ, ये बात है, वो कैलकुलेट नहीं करते होंगे, वो जेट कैलकुलेट करता होगा। वरना इतना एग्जैक्ट और एक्यूरेट जाके कैसे लगता है? ऐसा थोड़ी है, वो गेम थोड़ी है कि देख के मारा हाँ वहां लगेगा। वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से चलते होंगे। इतना हिट टारगेट, मतलब इतना बढ़िया सेट कर रहे हैं। तो आंसर आ रहा है अपना कितना? बॉम्बे। और आ जाओ। अरे ये सारे एक जैसे ही आ गए यार। फिर से वही क्वेश्चन है। h हाइट है टावर की, √2gh स्पीड दे दी। कितनी स्पीड दे दी? √2gh। तो बताओ कितना दूर जाके गिरेगा? हो गया ना ये फिर से। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? √2h/g। रेंज कितनी आएगी? √2gh इंटू √2h/g। √g से √g कट जाएगा, क्या हो गया ये? 2h आ जाएगा। नहीं आ, ये सारे एक जैसे हो गए। पांचवा भी तो नहीं है ऐसे ही? अब निकाल लोगे पांचवा? सेम वही है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और ये निकालना है कितना दूर जा गिरेगा। दिल्ली। छठवा, हाँ हाँ, ये कुछ अलग आया, थोड़ा सा तो अलग आया कम से कम। A body is projected from top of tower with initial velocity 18. अठारह से प्रोजेक्ट की गई बॉडी। देखो पहली बात तो क्वेश्चन अधूरा है। कितने लोगों का बन गया? 1 2। कैसे माना? 18 से ऊपर फेंका है, नीचे फेंका है, या हॉरिजॉन्टली फेंका है? हॉरिजॉन्टली माना होगा तुम लोगों ने, तभी वो सॉल्व हो पाया होगा। दिया है क्या? हाँ सही किया तुम लोगों ने, बिल्कुल सही किया। हॉरिजॉन्टली लिखा है यार, फिर तो काम बन गया। मतलब 18 से ऐसे फेंका है, और बोला है जब वो टकराएगा नीचे तब एंगल कितना बन रहा है? 45। अच्छा मुझे ये बताओ, बहुत लॉजिकल है, कुछ भी नहीं है सवाल में, कि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हमेशा ही कितनी रहेगी?
यहाँ भी कितनी थी 18, यहाँ भी कितनी थी 18, हॉरिजॉन्टली हमेशा ही कितनी रहेगी 18, टकराते समय भी कितनी रहेगी 18, वर्टिकल पता नहीं मुझे कितनी हो गई, लेकिन ये गारंटेड है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो कितना एंगल बना रही है 45। यही तो डायग्राम है, 18 हॉरिजॉन्टल है और गिरते समय वर्टिकल भी होगी, तो रिजल्टेंट होगी कुछ उन दोनों के बीच में, वो कितना एंगल बना रही है 45। मैंने पहले ही बताया था tan 45 मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का क्या होता है रेशियो, ट्राइंगल लॉ से इन दोनों का रेशियो ही क्या होगा tan 45, तो tan 45 इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, और tan 45 कितना होता है, यानी वर्टिकल भी कितनी हो गई, जिला कि नहीं जिला। और डायरेक्ट अब तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, ये 45 है तो दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं 45, 45 के केस में दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं बराबर, तो ये 18 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए 18, ऐसे सोच लो या फिर रेशियो सोच लो। ये 18 समझ में आ गया, तो कितनी देर में गिरी होगी अगर टाइम पूछा जाए तो 1.8 सेकेंड, क्या ये फील है, 1 सेकेंड में 10 बढ़ती है तो 18 बढ़ने में कितनी देर लगी होगी 1.8 सेकेंड। तो टाइम पूछा था कुछ और पूछा था, अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट ही पूछा था, ये तो और बकवास है, 18 ही हो जाएगी वर्टिकल। सातवां देख लेते हैं, देख लेते हैं, चेन्नई दिल्ली देख लेते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस ऑफ हाइट h, ये तो मैंने क्लास में तो बताया था। हाँ ये काइनेमेटिक्स से थोड़ा सा फील करना मुश्किल है, तो काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हैं। क्या किया, h हाइट पे एक छत पे खड़ा है बंदा, छत की हाइट है h, एक पार्टिकल उसने नीचे फेंक दिया v से, और एक पार्टिकल उसने कहाँ फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया v से। क्या अच्छा ऐसा है, मतलब ऐसे नहीं फेंका उसने, कैसा फेंका है, ये रही छत, एक उसने ऐसे फेंक दिया यू से, और एक बार क्या कर दिया उसने ऐसे फेंक दिया, सही है। अब पूछ रहे हैं कितनी स्पीड हो जाएगी, चलो निकाल लेते हैं, वैसे तो हम निकाल सकते हैं इस केस में तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो निकाल ही लेते हैं। मुझे ये बताओ, छोटे छोटे कैलकुलेशन है, कुछ बड़ी बात है, ऐसे ही तो गिरेगा ये, और ये सीधा ऐसा गिर जाएगा, ये जब गिरेगा तब हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, कितनी होगी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो यही रहेगी, कब से पढ़ते आ रहे हैं हम शुरू से। वर्टिकल भी आ जाएगी कुछ, कितनी आ जाएगी, √2g डायरेक्टली लिख दूं तो सरप्राइज हो जाओगे क्या, या फिर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, कितने टाइम में गिर जाएगी, कितने टाइम में गिर जाएगी √2h/g, तो स्पीड कितनी हो जाएगी नीचे गिरते समय, या तो इक्वेशन लगा लो u + at, a कितना है g और t कितना है √2h/g, √2gh, और मैंने रटवाया भी था कि अगर h हाइट से छोड़ोगे तो कितनी स्पीड से टकराती है √2gh, तो ये नीचे कितनी स्पीड हो गई, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो गई, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल से क्या लेना देना, स्पीड तो जब बोलेंगे तो रिजल्टेंट बोलेंगे, तो क्या हो गई u² प्लस इसके स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आई कि नहीं आई, सही है। और यहां पे ये सीधा ऐसे टकराएगा, पता नहीं किस वेलोसिटी से टकराएगा, मुझे नहीं पता, v' से, यहाँ तो कंपोनेंट का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो वन डायमेंशन मोशन है, यहाँ डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन लगा दो, तो v' इक्वल टू u² प्लस 2gh, तो v' कितना आया u² प्लस 2gh, क्या सेम नहीं आया, सेम आया। मैं तो ये बोल रहा हूँ ये ऊपर नीचे छोड़ो, ऐसे भी फेंक दो उसे, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, वो सोचना खुद ही क्यों, ऐसे भी फेंक दो। तो इसका आंसर आया चेन्नई 1:1। और कौन सा दिया था, 8 दिया था,
9 दिया था, 8 दिया था ना, देख लेते हैं 8। पक्का ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 600। हाँ, वही है सेम टू सेम जो केस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला केस यही होता है। एच हाइट से मैंने क्या किया, एक चीज को ड्रॉप कर दिया। ये प्लेन है, प्लेन के अंदर बॉम्ब था। अरे अच्छा प्लेन बनाया, बिल्डिंग ही चली गई एच हाइट से। इसके अंदर, प्लेन के अंदर बॉम्ब था, प्लेन कुछ स्पीड से जा रहा था, पता नहीं जो भी स्पीड होगी। अब जब ये बॉम्ब यहां से रिलीज होगा, बॉम्ब के पास भी क्या स्पीड आएगी, क्यों? और बॉम्ब ऐसे करके यहां गिरेगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, बॉम्ब ऐसे करके गिरेगा। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री क्या है ये पता करना है कि ये क्या शेप है, ये सर्कल है कि कुछ और है। तो ये ट्रेजेक्ट्री अभी मिसिंग है, बस सुन लो, मैं ट्रेजेक्ट्री थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक ट्रेजेक्ट्री है हमारा। इसको पैराबोला बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। लेकिन अगर पायलट देखता, ध्यान देना, अगर जमीन पे कोई बंदा खड़ा है, ये खड़ा है जमीन पे, तो उसको बॉम्ब पता है कैसे जाते हुए दिखेगा, ऐसे जाते हुए दिखेगा ना, ऐसे। मतलब यहाँ जमीन पे बंदा है तो उसको बॉम्ब ऐसा लगेगा कि नीचे सर पे आके गिरा है, उसको तो ऐसा लगेगा ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, पैराबोला है ये। लेकिन पायलट को स्ट्रेट लाइन दिखेगा। देखो फिजिक्स नहीं आती तो कॉमन सेंस लगाओ, पायलट के तो हमेशा नीचे ही रहेगा ना बॉम्ब। अगर पायलट यू से जा रहा है, प्लेन यू से जा रहा है, तो पायलट के तो हमेशा नीचे ही है बॉम्ब। ये पक्का समझ में आ रहा है, उसके तो निपटने के चांसेस है ही, क्योंकि यहां फूटेगा क्या पता यहां तक कुछ हो जाए। जब बॉम्ब यहां पहुंचेगा, मुझे ये बताओ, तब पायलट यहां होगा। जब बॉम्ब यहां कहीं होगा तो पायलट यहां होगा, जस्ट ऊपर ही होगा, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, सेम है। तो पायलट के रिस्पेक्ट में बॉम्ब नीचे जा रहा है एक तरीके से, तो स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखने की बात यह है कि बॉल विल अपीयर टू बी फॉलिंग ऑन पैराबोलिक पाथ, ये पहला वाला गलत है, पायलट देखेगा तो स्ट्रेट लाइन लगना चाहिए। वर्टिकली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज सीन बाय ऑब्जर्वर, ये भी गलत है, ऑन अ पैराबोलिक वाज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। चेन्नई सही है, चेन्नई सही है, हाँ हाँ। अरे तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब या पाथ का मतलब ये थोड़ी होता है बस एक सेकंड के लिए देखना, पूरा नोटिस करना होगा ना, ये क्या बात है। ऐसे तो तुम यहाँ खड़ा कर दो हवा में एक आदमी उसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइन दिखे। ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑब्जर्व करने का मतलब उसने पूरी ट्रेजेक्ट्री देखी उसकी, वो कैसे आया है, कहाँ गया है। अरे देखो बहुत सिंपल, और ज्यादा अच्छे समझना है तो एकदम बकवास है, इसमें कुछ नहीं। तुम रोक दो भाई प्लेन को, लो यू से यू कट जाएगा, अभी आगे रिलेटिव पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। प्लेन को रोक दो तो यू और यू कट गए, तो सीधा नीचे नहीं गिरेगा, सीधा नीचे गिरेगा, तो वो सब सोचना ही नहीं है। नाइन्थ, नाइन्थ बताओ, मैंने एट्थ दिया नहीं था इसीलिए शायद मुझे याद आ रहा है। नाइन्थ आ रहा है क्या, 10वां, बोलो। नाइन्थ बताना है क्या, नाइन्थ बता देंगे, कैसी बातें कर रहे हो यार, नाइन्थ बता देंगे। बॉल रोल्स ऑफ top of staircase with horizontal velocity u if the steps are h meter high and b meter wide। सीढ़ियों से गिर रही है बॉल, ऐसा
ऐसा। और बॉल के पास स्पीड कितनी है, यू। और सीढ़ियों की हाइट कितनी है, हर सीढ़ी की हाइट एच है। और वाइड कितनी है सीढ़ियां, ये झेला, हर सीढ़ी की हाइट एच है, और ये वाइड कितनी है बी। और मुझे बोला गया बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप इक्वल्स टू nth स्टेप के बराबर। तो n तो एक भी ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या निकालना है, n ही तो निकालना है। अरे यार, हाँ तो सिंपल है। कितनी सीढ़ियां, nth सीढ़ियां। जैसे ये तीसरी सीढ़ी पे हिट करे, तीसरी सीढ़ी की एज पे हिट करे, तो देखो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, बहुत आसान। अगर ये तीसरी सीढ़ी पे हिट कर रहा है, अगर ये तीसरी सीढ़ी पे हिट कर रहा है, तो कितनी रेंज होनी चाहिए, बॉल यहां टकरा है तो कितनी रेंज होनी चाहिए, एक दो तीन, थ्री भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए रेंज। nth सीढ़ी को हिट कर रहा है तो रेंज कितनी होनी चाहिए, एन बी। कोई दिक्कत है इस चीज में, तो रेंज आनी चाहिए तुम्हारी कितनी, एन टाइम्स बी। और ध्यान दो, ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच एच। कितनी सीढ़ियां, तीन सीढ़ियां, मतलब एक एच, दो एच, तीन एच। nth सीढ़ी मतलब हाइट कितनी, एन एच, मतलब हाइट आ जाएगी एन एच, मतलब इतनी हाइट से तुमने ड्रॉप किया है इसको। मतलब बॉल ऐसे गिरनी चाहिए कि उसकी हाइट कितनी, कितनी हाइट से ड्रॉप हो रही है, एन एच, और रेंज कितनी आनी चाहिए, एन बी। सही है। तो टाइम, अच्छा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इस केस में रेंज क्या निकल के आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट टू, एच कितना है हमारा, एन एच, इंटू स्पीड हॉरिजॉन्टल, यही तो होता है रेंज का फॉर्मूला। रेंज कितनी है तुम्हारी, एन बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर टू इंटू एन एच, स्क्वायरिंग कर दूं, एन स्क्वायर बी स्क्वायर टू एन एच बाय जी इंटू यू स्क्वायर। एक एन से क्या कट गया, एन, तो एन की वैल्यू आई टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर एच बाय, नीचे क्या आ गया, ऐसा कुछ आना चाहिए यार, ये गंदा सा, ये कौन सा है, एन नहीं। लॉजिक जिला पक्का। जितनी सीढ़ियां होंगी, जैसे तीन सीढ़ियां क्रॉस करनी है, तो एच 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 थ्री एच उसकी हाइट हो जाएगी, और रेंज कितनी हो जाएगी, थ्री भी हो जाएगी। सही है। हाँ, नाइन्थ, हाँ सॉरी टेंथ, ये की गलत है, सही है, सही है, 11वां। हाँ इसमें दिया था क्या 11वां, कर लिया 11वां, सही में कर लिया। दो बिल्डिंग है 30 मीटर दूर, स्पीड विद बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम विंडो 150 मीटर ऑफ द ग्राउंड। हो गया ये पक्का, नहीं बताना किसी को। कॉम्प्रिहेंशन, ये स्पाइडरमैन विलेन ये वाला, मार्वे का, आ रहा है पक्का। 13th, बॉम्बे या चेन्नई, कर लें क्या, कर लेते हैं यार, कर लेते हैं, ये स्पाइडरमैन वाला है यार, तो बढ़िया उनने बनाया है। ये 125 मीटर ऊपर है ये स्पाइडरमैन। ये कैसा स्पाइडरमैन है, फायरमैन लग रहा है ना। जो भी है, ये यहाँ है, ये बिल्डिंग है, ये एक और बिल्डिंग है।
हाँ देखो क्या बोला है, स्पाइडरमैन इज चेजिंग अ विलेन, स्पाइडरमैन इज ऑन टॉप ऑफ बॉम्बे हॉस्पिटल। बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल दो जगह है, एक इंदौर में भी है, वो वाला है क्या ये? तो मरेगा स्पाइडरमैन। एंड द विलेन इज ऑन द टॉप ऑफ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सडनली स्पाइडरमैन लूजेस हिज सुपर नेचुरल पावर। है ये क्या है? नाउ ही वॉन्ट्स टू रीच अनदर बिल्डिंग सो ही डिसाइड। अच्छा। हाँ, तो उसके पास कुछ नहीं है, वो आदमी है, एक आम आदमी है। तो वही मैं बोलूँ, सुपर पावर है तो पकड़ ही लेगा, वो तो रस्सी से पकड़ लेगा। वो उसके पास कुछ नहीं है, उसे कूदना है, तो पता नहीं यहां से दौड़ के आया हो, पता नहीं कितनी स्पीड से कूदे कि वो इसको क्या करे, धर ले इसको। हाँ, बिहारी स्पाइडरमैन। टॉप ऑफ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ, कम से कम स्पाइडरमैन के पास कितनी स्पीड हो कि स्पाइडरमैन अभी इसको पकड़ना नहीं है। अभी तो वो ये बोल रहे हैं कम से कम स्पाइडरमैन के पास कितनी स्पीड हो कि वो यहां पहुंच जाए, मतलब वो खुद बच जाए पहले तो, नीचे ना चला जाए। तो ऐसा सोच सकते हैं। तो स्पाइडरमैन को ऐसे आना है ना, तो उसको उसको रेंज कितनी कवर करनी है स्पाइडरमैन को? 40। और हाइट कितनी है, कितनी हाइट से गिरा है ये पूरा? 125 नहीं, कितना यूज करना है हाइट? सही है, 80 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा उसको नीचे गिरने में, स्पाइडरमैन को इस बिल्डिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? √2। सही है, कितना टाइम हो गया? 4 सेकंड। अब उसको 4 सेकंड में 40 मीटर जाना है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाना होगा? या तो हिसाब लगा लो, 4 सेकंड में 40 मीटर जाना है, 1 सेकंड में 10 मीटर जाना चाहिए, यानी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड। या फिर ऐसे समझ लो, रेंज दी है 40, कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम। लो आ गया, कॉमन सेंस लगाओ या फॉर्मूला लगाओ। तो पहले का तो कितना आ गया? 10। मैक्सिमम कितना कूद सकता है कि बिल्डिंग पे ही गिरे? तो यहां ना गिरते हुए वो कहां गिर जाए? आगे नहीं गिरना है, मतलब बिल्डिंग पे ही गिरना है, तो मैक्सिमम कितनी स्पीड हो सकती है उसकी? तो सीधी सी बात है, अभी भी यहां से लेके यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। क्यों? हाइट तो अभी भी कौन सी यूज करनी है? 80 यूज करनी है। पक्का समझ में आ रहा है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, लेकिन इस बार रेंज जो यूज करनी है वो कितनी यूज करनी है? स्पीड u इंटू टाइम कितना? 4 सेकेंड। तो 4 से किया तो u कितनी आई? मतलब स्पाइडरमैन 10 से कूदेगा तो यहां गिरेगा, 25 से कूदा तो यहां गिरेगा, और 10 से 25 के बीच में कहीं भी कूदा यहीं गिरेगा। 25 से ज्यादा कूदा यहां निपट लेगा, तो 10 से कम से कूदा तो निपट लेगा। मतलब उसको सोच समझ के कूदना पड़ेगा। तो मैक्सिमम का आंसर कितना आया? चेन्नई। 13th का क्या आया? चेन्नई आया। रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू लैंड इन फर्स्ट केस और सेकंड केस, पहले केस में और दूसरे केस में टाइम कितना लग रहा है? सेम ही लग रहा है, 1-1 आएगा आंसर इसका। चेन्नई 15। हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। As the villain sees Spider-Man starts to jump, he starts running away with velocity 10 on the terrace of shopping. हाँ, अब ये सवाल अच्छा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब विलेन ने जैसे ही स्पाइडरमैन को देखा, वो दौड़ने लग गया इधर, कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। ये बात सही है? तो अब स्पाइडरमैन को कितनी स्पीड से कूदना पड़ेगा कि वो इसको धर ले? हाँ, तो सीधी सी बात है, स्पाइडरमैन को अभी भी यहां कहीं भी लैंड करना है, तो उसको हाइट कितनी कवर करनी है? 80 तो जाना है, मतलब उसको गिरने में तो 4 सेकंड ही लगेंगे। मतलब स्पाइडरमैन को बिल्डिंग पे गिरने में कितने सेकंड लगेंगे? 4 सेकंड। तब तक ये विलेन आगे चला जाएगा, कितना? 40 मीटर आगे चला जाएगा, 10 की स्पीड से जा रहा है। 1 सेकंड में 10 जाता है, 4 सेकंड में 40 मीटर आगे चले जाए। तो स्पाइडरमैन भी यहीं पहुंच जाए सीधा, तभी तो पकड़ पाएगा। जब ये यहां पहुंचे और सीधे आके यहां इसकी गर्दन पे गिरे,
तभी तो पकड़ पाएगा। तो स्पाइडरमैन को 40 + 40 कितना कवर करना है इस बार? 80। तो रेंज 80, स्पीड u है और टाइम कितना? 4 सेकेंड। मतलब 20 की स्पीड से कूदेगा तब पकड़ पाएगा। 15th का क्या है? आगरा। 16। 16th का क्या आ रहा है? बॉम्बे, चेन्नई क्या है? काइनेटिक एनर्जी मालूम है? ½ mv²। आई है क्या 9th-10th में कभी? हाँ बहुत बढ़िया, फिर तो सही है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? ½ mv²। एक बात बताओ, एक बॉल को मैंने किसी स्पीड से फेंका तो उसकी टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी अभी है कुछ, कितनी है अभी? ½ m²। घटते घटते कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन जब तुम प्रोजेक्टाइल वाला केस देखते हो, ध्यान देना, जब तुम एक बॉल को तिरछा प्रोजेक्ट करते हो तो टॉप पॉइंट पे जब बॉल जाती है, कौन से पॉइंट पे? टॉप पॉइंट पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अभी भी। मतलब यहां टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? ½ m u cos थीटा का होल स्क्वायर। 0 क्यों होगी? लेकिन यहां 0 इसीलिए है क्योंकि यहां टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या है? 0। यहां टॉप पॉइंट पे स्पीड 0 है क्या? नहीं है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। तो जिन जिन केसेस में आंसर 0 हो रहा है, आगरा हो नहीं सकता, चेन्नई हो नहीं सकता, ये जिला। ऑप्शन देखो जरा 16 में, काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है आगरा में, तो वो आंसर गलत हो गया। चेन्नई में भी 0 हो रही है, तो वो आंसर गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? बॉम्बे। ऐसा ही क्यों आएगा ग्राफ? ये धीरे धीरे आगे हम बड़े हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और दिए थे क्या? नहीं ना? आज देखते हैं। तो ठीक, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और कोलिजन, दो चीजें देखनी है और हमारा 2D खत्म। फिर हम इंक्लाइन प्लेन में आ जाएंगे, इसी में 2D इंक्लाइन प्लेन में एंटर कर जाएंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और कोलिजन, ध्यान देना, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पैराबोला कितने लोगों को पता है? थोड़ा थोड़ा मैथ्स पढ़ा दिए क्या? क्या होता है पैराबोला? ऐसा y = क्या इक्वेशन होती है? y आगे कुछ इंटू x² ना, कि सिर्फ y = x²। अच्छा, y = 4x² क्या है? पैराबोला। 8x²। y आगे कुछ भी लिखा हो, पैराबोला ही तो है। बस इतने से अपना काम चल जाएगा, इतने से अपने फिजिक्स में काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान दें, टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा, अगर एक पार्टिकल है, उसको मैंने u स्पीड से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो अब तो मुझे सीधे ये बता दो, क्या तुम्हें फॉर्मूले रट गए? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला? 2u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा बाई जी, ऊपर जाने में टाइम, दुगना करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी, अब तो रट लो, या फिर u² sin 2 थीटा बाई जी। 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी रट सकते हो। हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला, बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसे पढ़ोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2-3 ही तो फॉर्मूले थे। 2u sin थीटा बाय रेंज का हाइट का h मैक्स, और रटने भी क्यों हैं? ये तो लॉजिकल है बहुत ज्यादा। u sin थीटा है ना वर्टिकल स्पीड, तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला वहां क्या आता था 1 डायमेंशन में? ऊपर बॉल को u से फेंकते तो u² बाई 2g।
अब बस u की जगह क्या आएगा, u साइन थीटा आएगा ऊपर वाली स्पीड। जरा ध्यान दो, अगर ये मैं ओरिजिन मानता हूं, ध्यान देना, अगर ये मैं ओरिजिन मानता हूं तो किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे, क्या मैं x कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? क्या ये सही लिखा है? x कोऑर्डिनेट सिर्फ अकेला, y कोऑर्डिनेट से लेना देना नहीं है। हॉरिजॉन्टल क्या लिख सकता हूँ x कोऑर्डिनेट, स्पीड u cos थीटा है और टाइम कितना लगा, कुछ t, किसी भी टाइम पे छाप दो वैल्यू, अपने आप आ जाएगा। सही लिखा है ये। y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। क्या ये सही है? वर्टिकल स्पीड कितनी है, u साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन लगा दूं तो हाइट मिल जाएगी, हाइट ही तो होती है y कोऑर्डिनेट, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन लगा दी तो हाइट मिल जाएगी, और हाइट ही क्या हो जाएगा मेरा, y कोऑर्डिनेट। इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है मुझे, उसी को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन x एंड y ऑफ पाथ। बॉल जिस पाथ को फॉलो कर रही है, अगर उस पाथ के x और y में जो रिलेशन होगा उसी को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ले लो, सर्कल ही तो होगा ये। तो x और y में रिलेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट आया तो वो सर्कल बन जाएगा। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आया तो वो क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। जरा निकालने की कोशिश करें, यहां से टाइम की वैल्यू उठाएं और यहां छाप दें। ध्यान देना, एट द एंड तो ये भी याद ही करनी है। टाइम यहां से उठाता हूं और यहां छाप देता हूं तो क्या बन जाएगा, एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी। सही है। टाइम की वैल्यू वहां से उठाई पहली इक्वेशन से और दूसरे में छाप दी। u से क्या कट गया, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा, ये पैराबोला कैसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। ये भी पैराबोला हो सकता है। ओ होता ही है, क्वाड्रेटिक नहीं देखी क्या तुमने, इसमें कोई नंबर जोड़ दूं तो ये भी पैराबोला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला ही तो होती है, नहीं होती, उसको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। शेप तो उसका पैराबोला ही होता है, जो भी क्वाड्रेटिक है, ऐसी वाली सारी क्या होती हैं, पैराबोला होती। तो ये पैराबोला ही है। तो अगर कोई पूछे कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, ट्रेजेक्ट्री होगी पैराबोला, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी ये। अब तुम्हें वही याद नहीं है, अब लेकिन एक और काम करना पड़ेगा, यही याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री के सवाल देते हैं और ट्रेजेक्ट्री याद रहनी चाहिए। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, धीरे धीरे इसको और अच्छे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, लेकिन अभी मत करो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सिंपल मतलब है एक्स और वाई में क्या चाहिए तुम्हें, रिलेशन चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, लिख लिया था ना, लिख रहे हो क्या, लिख लो। लिख रहा है, अगर लिखना है किसी को बोल दिया करो, मैं तो मिटाई दूंगा, तुम्हें बोलना है लिखने के लिए। लिख लिया,
पीछे वालों को मतलब ही नहीं लिखने विखने, हम इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। सदगुरु। पता ही नहीं है, कॉपी खुली है ना, यहाँ से दिखता नहीं है, कॉपियां तो खुली होंगी। पन्ना पन्ना दिखा रहा है वो पेज में लिख रहे, तब यहाँ है। चलो कुछ क्वेश्चंस करो अलग अलग टाइप के। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एक मॉड्यूल और देना, सोचो क्या क्या कर सकते हो। ट्रेजेक्टरी में बस इतना ही बताया है मैंने, तुम देखो इससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल पा रहे हो। पेज 80 क्वेश्चन नंबर 29, ये भी प्रोजेक्टाइल का है, ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन है ये भी। पेज 80 कॉम्प्रिहेंशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 एंड क्वेश्चन नंबर 41। हो जाओ शुरू, ये लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल, इसके क्वेश्चन है ये 3 4 करो।
क्या गीला हो गया? ए, पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रटी हुई होनी चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या रख देंगे, या तो एकदम रट जानी चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रट जानी चाहिए बिल्कुल, तो दिक्कत ही नहीं। y इक्वल टू एक्स टेन थर्टी सेवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाय फोर, हाफ जी की जगह टेन इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर कितना हुआ 2500, कॉस 37 कितना होता है 4/5, स्क्वायर करोगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, 25 से काटा तो 100, 10 से काटा तो 10, y इक्वल टू 3x/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 320, ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सही है, जो वैल्यूज है वो छापनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टेन थीटा की वैल्यू छाप दो, यू स्क्वायर की छाप दो और कॉस स्क्वायर थीटा की छाप दो। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ जरा बाकी क्वेश्चंस। हाँ, एक्स और वाई, नहीं नहीं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है किसी भी समय यहाँ, क्यों, क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जैसे ये ओरिजिन है, तो अगर तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो अपने आप वाई पता चल जाएगा, कैसे, यहाँ पे एक्स छाप दो, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जैसे एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है 10 है, तो बताओ वाई कितना होगा ये निकालना है, तो एक्स 10 छाप दो, इसमें वाई मिल जाएगा, एक्स और वाई पता चल जाएंगे, इसमें वाई पता है तो एक्स पता चल जाएगा किसी भी टाइम। एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आगे देखते हैं, पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 29, लाओ दिखाओ एक मॉड्यूल कर लिए क्या, 29 हुआ, कैसे हो गया, क्या किया इसमें, y इक्वल टू 16x माइनस 5x² बाय 4 दिया हुआ है, तो मुझे पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, x टेन थीटा माइनस, यही तो होती है, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है इसको सॉल्व करने के लिए, इतना फालतू में नाटक करने की बजाय डायरेक्ट हम ऐसा सोच सकते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो काम बन जाएगा। एक बॉल को तुमने प्रोजेक्ट किया और वो बॉल ऐसे गई, तो जब बॉल प्रोजेक्ट किए उस समय वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे यहां से तुमने 0,0, जब बॉल जस्ट प्रोजेक्ट किए तब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और जब बॉल गिर गई होगी तब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देख लें बॉल कहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, कहाँ कहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 इक्वल टू 16x माइनस 5x² बाय 4, तो 5x² बाय 4 इक्वल टू 16x, x से काट दिया तो x इक्वल टू 64/5, और x से x काटते हैं तो एक x इक्वल टू 0 भी आता है, मैथ्स में ये सब पता होगा, x से x काटा तो ये x इक्वल तो दो y कोऑर्डिनेट 0 कब कब आया, एक x इक्वल टू 0 पे आया और एक x इक्वल टू 65 4/5 पे आया, तो एक कोऑर्डिनेट कहाँ है, y कोऑर्डिनेट 0 एक बार और कहाँ है 64/5 पे, तो यही तो रेंज होगी 64/5, कितना होता है ये 12.8, ऐसे समझ लो। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? अगला कौन सा था, कॉम्प्रिहेंशन किया, 32 का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, इनकरेक्ट बताना है, कंपोनेंट में तोड़ दो यार, 50 है, एंगल कितना है
ये एंगल कितना हो जाएगा, ये स्पीड कितनी हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन है ट्रेवल्स वर्टिकली विद कांस्टेंट वेलोसिटी 40। आगरा ही गलत है, पहले ही आगरा गलत है। 33। 1 और 7 पे सेम है, 3 और 5 पे भी सेम है, 2 और 6 पे भी सेम है। अच्छी बात क्या है, दोनों का सम 8 है। हाँ सबका। 34। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, इससे कर लोगे? सब कुछ तो दिया हुआ है। 41 आ रहा है। चलो ये लो पकड़ो। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं, उससे पहले एक सेकंड रुको, कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, लिखना जरा। ये मेंस की क्वेश्चन सेट है मेरे पास सारे, जो इस साल आए थे 2025 में। 2025 में जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज ही हैं। एक बार कुछ क्वेश्चंस कर दो, देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 2025 वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोजीशन वेक्टर दिया है 5t² आई कैप माइनस 5t j कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, वहां मिलेंगे, अब यहाँ 4 ऑप्शन लिखने की क्या जरूरत। क्वेश्चन नंबर 31, मतलब इसमें था 31। फाइंड 5t² आई कैप माइनस 5t j कैप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। 2 सेकंड पे निकालना है। ये भी आया था 2025 में ही। 2i कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप। मैं सिर्फ ये इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें एक चीज क्लियर हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आ क्या रहा है, जरा देख लें। हम जो पढ़ रहे हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। दो वेक्टर बोला है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, पूरा बोर्ड भर जाएगा। दो वेक्टर हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो तुम्हें निकालना था इसमें वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ n की पावर -1। ये p कहां से आ गया? रिलेशन बिटवीन n और p निकाल देना तुम तो। काइनेमेटिक्स के देख लेते हैं। और अभी वाला ही करोगे, बॉम्ब वाला भी आया था एक, बॉम्ब वाला ही कर लेते हैं एक, देखते हैं। हाँ थोड़ा सा ट्विस्टेड था बॉम्ब वाला। ये लिख रहे हो ना, लिख लिया ना? ये सारे 2025 के ही अलग अलग 25 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी सब में अलग अलग पूछे जाने वाले क्वेश्चन।
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिलेशन बिटवीन एन एंड पी, रिलेशन। हाँ हाँ, हटा दूं ये बोल रहे हो? पहले वाले का क्या आ रहा है? नहीं है? डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 10t i कैप माइनस, कहां पे निकालना था? 2 सेकंड पे। 20 i कैप माइनस 5। तो अगर मैग्नीट्यूड वेक्टर पूछते तो ये था, मैग्नीट्यूड पूछा है तो कितना आएगा? 400 प्लस 25, 425 अंडर रूट के अंदर, ये आएगा आंसर। यही दिया हुआ है उन्होंने। चलो ये वाला करो। मेरा एक प्लेन है, ये अभी जो अपन कर रहे थे उस टाइप का भी एक पूछ ही लिया उन्होंने। एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, कितनी स्पीड से? 360 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब कितने हाइट पे है? 2 किलोमीटर पे। इसने यहां पे बॉम्ब गिरा दिया इंस्टेंटली, और ये बॉम्ब जमीन पे गिरा किसी पॉइंट पे जिसका नाम दे दिया उन्होंने ओ। क्या नाम दे दिया? ओ। 20 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, displacement of O from the position vector of 20 seconds after bomb is dropped, find displacement of O from position of O from position of helicopter second after it is dropped, displacement of O from the position of helicopter O from earth तो मैं इसकी पूरी की शीट प्रिंट आउट करा के दे दूंगा। ये सिर्फ एनालाइज करने के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं आने वाला वही है मेंस में, खासकर मेंस की बता रहा हूं मैं पहले। मतलब जोन भी सेम रहेगा, अगर प्लेन वाले किए हैं, वर्म वाले किए हैं तो वही आएंगे, परपेंडिकुलर वाले किए हैं वो वाले आएंगे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट रिपीटेड टाइप हैं इसमें। अब मैं सारे तो लिख नहीं सकता। जैसे बॉम्ब वाला क्वेश्चन हुआ, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही यूज होना है, √2h/g कितना दूर गिरेगा ये सब हमें पता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, इसकी प्रिंट आउट दे दूंगा, करते रहना। डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, इसके अलावा कुछ और लगने वाला नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया दो बॉल हैं, अब ये तुम्हें बिना देखे बताना है, लेकिन उन्होंने इंटीजर में ये सवाल दे दिया, दो बॉल हैं सेम स्पीड से प्रोजेक्ट की गई हैं, शायद नहीं, दो बॉल हैं सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, दो बॉल हैं, बोला है सेम मास है और सेम इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड डिफरेंट एंगल, एक θ1 से और एक θ2 से। बस ये बोला है कि इसकी जो Hmax है और इसकी जो Hmax है उसका रेशियो है, कम क्यों बना दिया मैंने, इसकी जो Hmax है और इसकी जो Hmax है उसका रेशियो 8h है, मतलब इसकी h है तो इसकी कितनी है? 8 गुना है, मतलब हाइट मैक्सिमम का रेशियो क्या है? 1:8। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा? बिना सॉल्व करे बता सकते हो क्या हो जाएगा? 1:4। सही है भाई, सही है, क्या लॉजिक लगा रहे हो, सही तो है। टाइम ऑफ, अरे
अरे ये स्पीड अगर u होती है, u स्क्वायर बाई 2g होता है ना हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला, तो u को तुमने u स्क्वायर बाई 2g हुए, एक मिनट रुको, नहीं नहीं कुछ अलग भी हो सकता है। अरे ये है ना u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर, टाइम का रेशियो निकालना था ना। हाँ ये तो हाइट का है, हाइट का रेशियो क्या है 1:8, मतलब स्पीड का रेशियो 1:2√2 है, ये चला गया, अब सही जा रहे हैं। नहीं यही तो होगा स्पीड का रेशियो 1:2√2, भाई मतलब एक u है तो एक 2√2 u है, तो टाइम का रेशियो भी यही आएगा 1:2√2। तो अरे नहीं नहीं, तो मैंने तो वर्टिकल निकाल ली ना। अरे इसकी वर्टिकल अगर u है तो पक्का इसकी वर्टिकल 2√2 u रही होगी, अभी तो हाइट 8 गुना गई है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u का स्क्वायर बाई 2g। जैसे तुमने ये वर्टिकल स्पीड 3 गुना कर दी तो हाइट कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि हाइट u का स्क्वायर आता है ना फॉर्मूले में। h मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल u कौन सी u है, ये वर्टिकल वाली होती है कि हॉरिजॉन्टल वाली होती है, वर्टिकल वाली होती है। उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे हाइट मैक्सिमम 8 गुना आ रही है, अगर 9 गुना आती तो मैं डायरेक्टली बोल देता यहाँ वर्टिकल स्पीड u है, तो यहाँ वर्टिकल स्पीड कितनी होती 3u, लेकिन 8 गुना आ रही है तो अंडर रूट लोगे 8 का तो कितना आएगा 2√, मतलब यहाँ u है तो यहाँ कितने गुना है 2√। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कैसे निकालोगे इसकी, u बाई जी, 2u बाई जी, यहाँ कितने गुना हो जाएगी, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट इतनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, u की जगह क्या आएगा 2√2u बाई जी, सीधा 1 रेशियो क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। यही ऑप्शंस दिए हैं, इंटीजर में नहीं है 1:2√2 करके। मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, वो लैंग्वेज वैंग्वेज तो तुम पढ़ते रहना इसमें से जैसी भी दी है, मतलब जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसी बेस पे आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन है इसी टाइप के। एक पार्टिकल है जिसको 30 डिग्री एंगल से फेंक दिया, चलो ये कर दो, एक ये इंटीजर में पूछा था, देखें मैं समझा दे रहा हूँ। एक पार्टिकल है 60 की स्पीड से फेंका, हाँ ये कुछ ढंग का लग रहा है थोड़ा सा, और 30 डिग्री से फेंका। हाइट ट्रेवर्स्ड इन बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड, पहले 1 सेकंड में जितनी हाइट ली इसने, पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, पहले 1 सेकंड में फर्स्ट सेकंड में जो हाइट ली उसने, हाइट जो निकाली उसने, उसको हमने बोल दिया h0। और लास्ट के 1 सेकंड में बिफोर इट रीचेज मैक्सिमम हाइट, h1, देन h0 रेशियो h1। मैं समझा दे रहा हूं, पहले 1 सेकंड में जो हाइट कवर की उसको नाम दे दिया h0, फिर जब ये टॉप पे पहुंचने वाला था उससे 1 सेकंड पहले, तो ये हाइट टॉप पे पहुंचने वाला है ना, उससे 1 सेकंड पहले जो हाइट कवर की उसने, उसको नाम दे दिया h1। दोनों का रेशियो पूछा है, करो। पहले 1 सेकंड में कितना करेगा, अच्छा कंपोनेंट ढूंढ लो, 60 का साइन 30 मतलब कितना है 30, 1 सेकंड बाद कितने हो जाएगी 20, 320 का एवरेज 25, तो h0 आ गया 25। h1 पे आ जाओ, h0 आ गया डायरेक्टली 25, h1 यहाँ वर्टिकल 0, यहाँ कितनी 10, 10 जीरो का एवरेज, इंटीजर में 5 नहीं जिला। अब वो डिकोड ना कर पाओ तो बात अलग है, डिकोड कर लो तो बहुत आसान है चीज़। ये भी इसी शिफ्ट में पूछा गया था प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, बहुत सारे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, लो फिर से बहुत सारे पूछे गए हैं, एक और जो मेरे को नजर में आ रहा है मैं वो सारे बताता जा रहा हूँ। 2 प्रोजेक्टाइल है, मैं लिख नहीं रहा पूरा, 2 प्रोजेक्टाइल हैं, सेम इनिशियल सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए गए हैं, 2 बॉल हैं सेम स्पीड से प्रोजेक्ट की गई हैं। एक का प्रोजेक्शन एंगल है 45 प्लस अल्फा और एक का है 45 माइनस अल्फा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स के रेशियो क्या होंगे, लो लिख देता हूं यार। एक पार्टिकल है स्पीड सेम है, एक का एंगल है 45 प्लस अल्फा, का एंगल है 45 माइनस अल्फा, TF1 रेशियो TF2 मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट्स के रेशियो। ऑप्शन है
1 1 - 10 ऑप्शन क्या है, तुम बिना ऑप्शन के निकालो। और खास बात समझो, मेंस में पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस बता सकता हूं मैं यहीं से, इसी से बता सकता हूँ पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट हैं, या फिर ये लोग कितने बेवकूफ हैं, रिपीट कितना करते हैं मेंस में। ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि एक को 45 प्लस अल्फा से फेंका, 45 माइनस अल्फा से फेंका, सेम स्पीड से फेंका, टाइम ऑफ लाइट का रेशियो बता दो। ये एक शिफ्ट में पूछा, 2 3 दिन बाद एक और शिफ्ट हुई, उसमें सेम क्वेश्चन कर दिया, बस पूछ लिया एच मैक्स 1 का रेशियो क्या है, एच मैक्स 2 का रेशियो क्या है। तो हाइट गई होगी पहले वाले केस में, दूसरे केस में हाइट गई होगी, दोनों का रेशियो क्या है। ये देखो 43 सेम क्वेश्चन, 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा, सेम ऑप्शन टाइप फ्रेम कर दी। 46 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा सेम। मतलब जो क्वेश्चन पहली शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है वो भी पूछा जा सकता है दोबारा, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी रिपीट कर रहे हैं उसी पेपर में ही, रिपीटिशन बहुत करते हैं ये लोग। हाँ अब बता दो यार, इसका तो नहीं आएगा क्या? फॉर्मूला लगाना है, कुछ याद थोड़ी करना है। क्या होता है फॉर्मूला? टाइम ऑफ लाइट 1 2u साइन, अभी तो रटवाया था, साइन थीटा ना बाई जी, यही तो होता है, इसमें भी यही आएगा। रेशियो ले लेना, बस खत्म हो गया। रेशियो ले लो, जी जी कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, रेशियो क्या आया, साइन 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन 45 माइनस अल्फा। ये जिला कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको वो मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं वो उनकी इच्छा है। मतलब इसको क्या लिख सकते हो तुम, अब ये मैथ्स है कि इसको आगे 1 - 10 अल्फा अपॉन 1 + 10 अल्फा लिख सकते हैं क्या, या 1 + 10 अल्फा अपॉन 1 - 10 अल्फा लिख सकते हैं क्या, या 1 लिख सकते हैं। 1 तो लिख नहीं सकते किसी भी एंगल, 1 तो नहीं है ना, ये एक ऑप्शन तो 1 है, वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। हाँ कैसा लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुमको मैथ्स आती है नहीं आती, तो आती है तो कर दो। मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा। दिख गया दिख गया दिख गया, यही तो है, पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा तुम्हें। 1 को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और इसको 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा। ऐसा ही सेम टू सेम 1 को फिर से नीचे लिख दिया यही। तो ये ऊपर क्या बन गया, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, सही है ना, सही लिखा है क्या ये? हाँ ये क्या लिखा है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर आ रहा है लेकिन यहाँ है ना, और इसको 1/√2 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंदर साइन अल्फा प्लस 45 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। तो एक काम करो, क्यों करना है यार, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी आती है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, क्यों फालतू में दिमाग, साइन बीटा कॉस अल्फा, बहुत बढ़िया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ये सब 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 पड़ जाएंगे, क्या बनेगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, नहीं ऊपर प्लस नीचे माइनस। साफ साफ देख लो, अगर तुम कॉस अल्फा से डिवाइड कर दोगे तो 1 + 10 अल्फा अपॉन 1 - 10 अल्फा। मत करो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उसी को ही खोल दो ए प्लस बी की आइडेंटिटीज। नहीं जला, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चीज़ें तुम देख सकते हो। अभी ये 2025 का ही है, ये चीज़ें वही आने वाली हैं, और अभी तो ये स्टार्टिंग है, मुश्किल से सेकंड्स लगेंगे इनको सॉल्व करने में जब हम अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो मेंस इतने लेवल तक जा नहीं रहा है। अब एक क्वेश्चन तो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, वरना तुम्हें ये लगेगा ये मेंस पागल हो गया। एक स्पोर्ट्समैन रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, यही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है वो। तो मैं क्या करूं अब इसमें,
कहने का मतलब ये है ओवरऑल, इससे तुम्हें बुकलेट का लेवल पता चल जाएगा। इससे तुम्हें बुकलेट का लेवल पता चल जाएगा कि अगर बुकलेट बन गई 30-40% भी बन रही है तो मेंस तो निपटता जाएगा, मेंस तो बहुत अच्छे लेवल पर निपट जाएगा। और बुकलेट पूरी बन गई तो एडवांस भी कहीं नहीं चूकेगा, एडवांस भी बन जाएगा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश, अब ये मैंने 2025 के बता दिए। जब चैप्टर खत्म हो जाए या फिर ना भी हो, थोड़ा थोड़ा अभी से भी देख सकते हो। पीवाईक्यूज देखना, पीवाईक्यूज का कुछ खास लेवल नहीं है। मतलब जेई मेंस में क्यों ऐसा बोलता रहा हूँ मैं बार बार कि 100 में से 95 भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से स्कोर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक आध क्वेश्चन की गड़बड़ी हो, या 90+ तो डेफिनेटली आ सकता है। अगर कोई नॉर्मल भी पढ़ता रहा, मॉड्यूल लगाता रहा, करता रहा, कॉपी रिवाइज करो, मॉड्यूल लगाओ, कॉपी रिवाइज करो, मॉड्यूल लगाओ। जो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, किसने बोला है नहीं याद करना है? बिल्कुल याद करना है। अभी जो चीज़ें, कोई भी अगर ये बोलता है कि नहीं 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 फील करने वाला टॉपिक है फिजिक्स, फील करो, अरे भाई फील तब आएगा जब पहले बेसिक तो क्लियर होंगे, पहले याद करो। बचपन में भी जो चीज़ें दिक्कत देती थी पहले याद कराते थे, फिर वो अपने आप ही कंफर्टेबल हो गए। फर्स्ट क्लास में यूकेजी वगैरह जो भी क्लास थी, तुम्हें नहीं पता ना टेबल का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तुम तो रटते थे ना भाई। अब दिमाग लगाया था कि नहीं टेबल याद क्यों करें, हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, याद तो करने पड़े थे ना। तो पहले चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। थोड़े समय बाद 12th तक जब पहुंचोगे, 1 साल में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा। 1 साल में ही नहीं, कुछ लोगों का 3-4 महीने में ही आ जाता है। इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि ये चीज़ें कॉमन सेंस लगने लगेंगी। वो डिपेंड करेगा, सबका अलग अलग टाइम होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। कुछ भी टफ भी लगता है ना, मतलब कुछ भी ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका फील नहीं आया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने 1-2 क्वेश्चन लगाए, उसके टाइप याद कर लो, इस क्वेश्चन में इस टाइप का करना है, हाँ तुम्हें समझ में आ गया, इसमें इसको इस टाइप से डील करना है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल वाला ये केस मैंने पहले ही बोला था, उनका बहुत फेवरेट केस है ये एरोप्लेन वाला। ये बॉम्ब गिराते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, और फेवरेट केस होने का कारण भी है। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जेई एडवांस का, एडवांस नहीं पूछे इस केस पे बहुत, पार्टिकल या प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, बॉम्ब वॉम्ब ड्रॉप कर दिया और कुछ कुछ, क्यों है? प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। जेट वगैरह जो गिरा रहे हैं बॉम्ब वगैरह, उन कुछ तो लगाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड है ना ये चीज़ें, तो प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती है। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत चीज़ें डिकोड कर ले जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी जो ना आए दोस्तों से पूछो, अच्छे दोस्तों से। हाँ, डाउट फैकल्टी, समय मिलता है मेरे पास तो मैं बताऊंगा, मेरे पास समय उतना अवेलेबल रहता नहीं है क्योंकि सारे बैचेस मैनेज करने हैं। तो अगर मैं नहीं हूँ अवेलेबल तो कोई और फैकल्टी है यहाँ पे, डाउट फैकल्टी है, पूछ सकते हो। नहीं हो रहा रट लो, मैं बता रहा हूँ अभी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने भी ये वैल्यूज रटी थी, ये x², मुझे इसीलिए क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी तक रटी हुई है, मैंने रटी थी, याद ही करनी है स्टार्टिंग में। बाद में धीरे धीरे अपने आप इतनी बार आएंगी, इतनी बार आएंगी हर टॉपिक। काइनेमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो तुम अभी कॉपी खोलते हो, याद करते हो या वो करते हो, आगे चल के मैं दावा कर सकता हूँ तुम मुड़ के काइनेमेटिक्स कभी नहीं पढ़ने वाले। तुम देखोगे भी नहीं भाई काइनेमेटिक्स की तरफ, ये बोलोगे ये चैप्टर तो पढ़ा ही क्यों था, इतना कॉमन सेंस चैप्टर लगेगा। क्योंकि वो आने वाले 26 टॉपिक्स है, सब में यूज होने वाला है, बार बार सब में यूज होगा, आदत हो जाएगी, उसकी हैबिट हो जाएगी। जैसे टेबल बार बार यूज होते हैं इसलिए रट जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन बार बार, जो बहुत फ्रीक्वेंट मल्टीप्लिकेशन है, बहुत फ्रीक्वेंट अंडर रूट्स हैं जो बार बार आते हैं, तो याद कैसे हो जाते हैं हमको। अंडर रूट के अंदर जैसे कुछ भी है, 256 हुआ, अंडर रूट के अंदर 400 हुआ, कुछ हमें डायरेक्टली याद है। क्यों याद है? क्योंकि बार बार आए हैं, हमारे दिमाग ने उसको अडेप्ट कर लिया है, हाँ इसका ये होता है, तो वैसे कॉमन सेंस बन जाएगा। हाँ, और काइनेमेटिक्स की इतनी बड़ी मॉड्यूल और इतना लंबे समय तक काइनेमेटिक्स को खींचने का मेन कारण यही है, क्योंकि हमें काइनेमेटिक्स नहीं सिखाना है, काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन सिखाना है, इंटीग्रेशन सिखाना है, उसी में ग्राफ सिखाना है, उसी में सोचना सिखाना है, उसमें ही सबसे ज़्यादा काम करना है। इसीलिए काइनेमेटिक्स में इतना समय लगा रहे हैं। इसके बाद समय नहीं लगाएंगे, इसके बाद तुम सोचोगे ऐसे नहीं चलेगा, इतना स्लो चैप्टर। तुम्हें समय मिल रहा है तो कॉपी रिवाइज करो, कॉपी की जो 2-3 चीज़ें हैं या मॉड्यूल की 2-3 चीज़ें हैं या कुछ थ्योरी हैं उनको पढ़ो। अभी समय मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा। आगे चैप्टर्स बहुत तेज़ी से चलेंगे, मतलब नॉर्मल स्पीड से चलेंगे, लेकिन तुम्हें इसके कंपैरिजन में तेज़ी से लगेगा।
कुछ होमवर्क लाओ, कुछ होमवर्क तो दे ही दें, वरना खाली बैठ जाओगे तुम लोग तो क्या है, मस्त जाके घर पे लेट जाओगे। चिल है सब। DCT 2 कंप्लीट, कंप्लीट DCT 2। फिर से बोल रहा हूँ DCT 2 के आगे नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब